हेलो गाइज, वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ लाइफ प्रोसेस। मैं दीपक आज सबको आज पढ़ाने वाला हूँ लाइफ प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और लाइन बाय लाइन, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। सारा कुछ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलने वाला है सारा चैप्टर्स, एनसीईआरटी का सारा सब्जेक्ट का सारा चैप्टर वाइज सारा सॉल्यूशन और सारा स्टडी मटेरियल। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे? जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमें क्या क्या चीज़ जानना है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, लिख रखा है। पहले हमें जानेंगे क्या? डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड नॉट अलाइव। ऐसा क्यों इसको पढ़ेंगे हम लोग? वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ जो है लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमें जानना होगा मूवमेंट, इंस्टेंटेनियस मूवमेंट क्या होता है, ग्रेजुअल मूवमेंट क्या होता है, फिर विजिबल और इनविजिबल और मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है, वायरसेस को क्या हम लिविंग थिंग कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। आफ्टर ऑल लाइफ प्रोसेस सबको कंक्लूजन के दौरान हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होता है वो जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ जो है हमारे पास, देखो एक आया क्या? मूवमेंट, सॉरी डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड नॉट अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? इफ वी सी अ डॉग रनिंग और ए काउ चूइंग कर्ड और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। अगर इन चीज़ों को हम लोग देखें कि एक डॉग जो है वो दौड़ रहा है, काउ जो है वो च्यूइंग कर रही है, मैन है वो शाउट कर रहा है लाउडली, तो हम लोग कहते हैं कि ये लिविंग थिंग है। वहीं पे अगर टेबल, चेयर, होम ऐसा कुछ भी देखें जो पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग है। बट आप देख सकते हैं एक यहाँ पे हाईलाइटेड सेंटेंस है, यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। कि अगर हम लोग मूवमेंट को आधार मानकर, जैसे होता है ना कि लिविंग थिंग है उसमें मूवमेंट होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है, मोटे तौर पे कहते हैं, बट नॉट एट ऑल। ऐसा हम हमेशा नहीं कर सकते, इसको आधार नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारा ऐसा केसेस है जहाँ मूवमेंट तो है लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं है। लाइक फैन, लाइक मोटर कार, बाइक, इस सब में मूवमेंट तो होता है लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं होते हैं। एंड इसके अपोजिट कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं आपको दिखेगा, जैसे कि ट्रीज हैं, प्लांट्स है, इसमें कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखता है, लेकिन बावजूद इसके क्या है, ये लिविंग थिंग है। तो इसलिए कहा गया कि विजिबल मूवमेंट कैन नॉट बी सुटेबल फॉर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, कि कोई भी चीज़ लिविंग थिंग है यानी कि अलाइव है या नहीं है, वो इस आधार पे यानी मूवमेंट के आधार पे हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो फिर किस आधार पे कह सकते हैं? ठीक है, तो उसका जो आधार है हमारे पास क्या है? लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेस जिसमें होगा उसी को हम लोग लिविंग थिंग कह सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या क्या चीज़ होता है आगे हम लोग अभी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये लाइफ प्रोसेस में मेनली हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, जैसे कि ये आपका एक हो गया रेस्पिरेशन, यानी कि वैसा थिंग जिसमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, और वैसा थिंग जिसमें न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, और वैसा थिंग जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि कोई ऐसा थिंग है जिसमें ये तीनों ही चीज़ें हों, क्या क्या, रेस्पिरेशन उसमें होता हो, न्यूट्रिशन होता हो, रिप्रोडक्शन होता हो, तब हम कहते हैं कि क्या वो अलाइव है। और अगर ऐसा नहीं होता, ये तीनों चीज़ किसी में नहीं होता, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक या तीनों प्रोसेस क्या नहीं होता है, तो क्या कहलाया है कि दैट इज़ नॉट अलाइव। यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड नॉट अलाइव हम लोग जान लिए। क्या क्या कि अलाइव है यानी कि लिविंग थिंग है, तो उसमें तीनों प्रोसेस होगा। लाइफ प्रोसेस क्या क्या? रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है, न्यूट्रिशन भी होगा और रिप्रोडक्शन भी होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वायरस इज अलाइव और नॉट। तो वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ना तो पूरी तरीके से वायरस जो है लाइव है और ना ही पूरी तरह से डेड है। ऐसा इसलिए कि कोई भी वायरस, जब ऐसे ये वायरस कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ये कोई वायरस है ऐसे पड़ा हुआ है, तब इसमें ना तो रेस्पिरेशन होता है, ना न्यूट्रिशन होता है, ना ही रिप्रोडक्शन होता है, तब ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन अब अच्छा, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके पास अपना कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता।
ना ही इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए न्यूट्रिशन नहीं इसका हो सकता, और ना ही कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये किसी सेल में चला जाए, सेल मतलब जब किसी को इन्फेक्ट करता है तो क्या हमारे बॉडी में जाता है वायरस इन्फेक्शन के जरिए, और बॉडी में जाता है कहाँ, लास्ट डेस्टिनेशन इसका जो होता है सेल होता है। तो जब ये सेल के अंदर जाएगा तो सेल तो लिविंग थिंग होता है ना, तो सेल का अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सेल का अपना क्या न्यूट्रिटिव सिस्टम होता है, और सेल का अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तीनों ही चीज़ सेल में होता है। सेल में रेस्पिरेशन होता है, आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है पिछले क्लास में। सेल में क्या होता है फिर, सेल का रिप्रोडक्शन भी होता है, एक से टूटकर दो, दो से चार बनते हैं ऐसा। ठीक है, बाइनरी रिप्रोडक्शन भी होता है सेल में। तो सेल का अपना सारा सिस्टम है। तो ये वायरस जैसे ही सेल के अंदर जाता है तब ये क्या करता है कि सेल के सिस्टम को हैक कर लेता है, मतलब इसके सारे सिस्टम को ये यूज करने लग जाता है। और अब जो है वायरस जब सेल के अंदर में आ गया तो क्या करेगा, ये रेस्पायर भी करता है, इसको न्यूट्रिशन भी इसमें होता है और रिप्रोडक्शन भी करता है, सारा चीज़ करता है, तब जाकर ये क्या हो जाता है, लिविंग थिंग हो जाता है। यानी कि कंडीशन बेस्ड हो गया। जब वायरस इंडिपेंडेंटली किसी इन्वायरमेंट में ऐसे ही है, ठीक है, तब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर में चला गया तब क्या हो जाएगा, ये लिविंग थिंग हो जाएगा। इसलिए वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री लाइन ऑफ लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग। क्लियर है? चलिए, तो दो चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या, एक तो हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंस बिटवीन लाइव और डिफरेंस बिटवीन नॉट अ लाइव। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा कि वायरस को क्या कर सकते हैं, लाइव कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, है ना। अब हमें देखना है क्या, फिर देखो मूवमेंट एक इंस्टेंटेनियस और ग्रेजुअल कहते हैं। इंस्टेंटेनियस मूवमेंट क्या होता है और ग्रेजुअल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का मतलब होता है जो मूवमेंट आपको विजिबल हो। देखो यहाँ पे विजिबल मूवमेंट मैंने लिखा है। जैसे सपोज कि कोई बंदा है, ठीक है, अगर ये चल रहा है ऐसे, तो ये विजुअल मूवमेंट, आप इसको देख सकते हैं कि ये चल रहा है ना, आप इसको देख सकते हैं कि ये चल रहा है, डांस कर रहा है, तो ये विजुअल मूवमेंट आपके पास है। तो विजुअल मूवमेंट जो होता है, देखो यहाँ भी मैंने लिख रखा है, ये विजुअल मूवमेंट है, यही क्या होता है, यही इंस्टेंटेनियस मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली दिखेगा। दूसरा क्या होता है आपका ग्रेजुअल मूवमेंट। तो ग्रेजुअल मूवमेंट में हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेजुअल मूवमेंट में हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ। जैसे हमारे बॉडी का जब ग्रोथ होता है तो ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे मूवमेंट होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में, तो इसको हम लोग देख नहीं सकते, ये क्या हो जाएगा आपका इनविजिबल मूवमेंट हो गया। तो ग्रेजुअल मूवमेंट ही क्या होता है, ग्रोथ होता है हमारे बॉडी में हो या प्लांट्स के बॉडी में कहीं भी हो, तो ग्रेजुअल मूवमेंट क्या होता है, ग्रोथ होता है, धीरे धीरे होता है, वो विजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है। इसके अलावा अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात करें तो जो मॉलिक्यूल लेवल पर मूवमेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है, अगर ये बंदा ऑक्सीजन लेता है तो क्या ऑक्सीजन पूरे बॉडी में मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट को आप देख नहीं सकते हैं, वो भी क्या इनविजिबल है। लेकिन ऑक्सीजन चूँकि O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो ये जो है क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहलाएगा। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी क्या होता है, इनविजिबल होता है। ग्रेजुअल मूवमेंट भी जो होता है वो इनविजिबल होता है, जबकि इंस्टेंटेनियस मूवमेंट जो होता है वो विजिबल होता है। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ है क्वेश्चन कि वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है बना हुआ है ए नंबर ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ है। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर एक कंप्लीट बॉडी बन पाता है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ सेल्स है तो डैमेज भी होता है सारा सेल। ठीक है, तो ये जो सेल डैमेज होगा उसको क्या करना होगा, हमें मेंटेनेंस करना होगा, इस डैमेज को क्या करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा या फिर क्या रिपेयर करना होगा। तो हमारा सेल्स चूँकि मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, सेल्स को आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि सेल का जो आउटर पार्ट होता है क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इसको हम लोग कहते हैं। किस चीज़ का बना होता है, फैट और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो फैट और प्रोटीन्स क्या मॉलिक्यूल्स ही है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही होता है। यानी कि सेल्स भी हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा न केवल रिपेयरिंग चाहिए बल्कि ग्रोथ भी चाहिए बॉडी को।
ठीक है। ग्रोथ कहने का मतलब हमारा बॉडी जो छोटा से बड़ा होता है, बच्चे से लोग बड़े हो जाते हैं, यंग से एडल्ट होते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरत होता है, एनर्जी चाहिए होता है। और एनर्जी क्या केवल इस पार्ट में, केवल पैर में एनर्जी मिलेगा या केवल पैर में ग्रोथ होगा तो हो जाएगा बॉडी का ग्रोथ, नहीं ना। तो क्या पूरे बॉडी में चाहिए ये। अच्छा, अब पूरे बॉडी में अगर चाहिए तो क्या, अब पूरे बॉडी में चाहिए तो अब ग्रोथ के लिए क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होगा। तो न्यूट्रिएंट्स क्या, आप पैर में भी न्यूट्रिएंट्स लेंगे, हाथ में भी लेंगे, मुंह में भी लेंगे, हर जगह ऐसा होगा क्या, नहीं ना। हर जगह से न्यूट्रिएंट्स तो आप नहीं ले सकते कि यहाँ से प्रोटीन ले रहे हैं, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट, ऐसा तो नहीं होता है। तो सबका, क्योंकि एक सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम क्या है कि हमारे पास माउथ है, उससे ही हम लोग खाना खा सकते हैं। क्या जी, कहीं और से भी खाना खा सकते हैं, माउथ ही से खाएंगे ना। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करके पेट में चेन लगा दिए और उसमें खाना डाल दिए, ऐसा होता तो कुछ और ही बात था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। एनीवे, तो जब खाना खाते हैं मुंह से तो ये क्या होगा, डाइजेशन इसका जाकर स्टमक में होता है। अब यहाँ से इसको पूरे बॉडी में जाना होगा, स्टमक से पूरे बॉडी में क्या जाना होगा, न्यूट्रिएंट्स को जाना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो भी ये सब चीज़ को, विटामिन वगैरह सारे बॉडी में चाहिए। तो ये मूव करेगा तभी तो, यानी कि ये सब क्या, मॉलिक्यूल से ही पूरे मॉलिक्यूल को मूवमेंट करना पड़ेगा पूरे बॉडी में। तो किस लिए ज़रूरी है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, तो एक तो सेल डैमेज है उसको रिपेयर करने के लिए और हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, यानी कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक और चीज़ जानने की जरूरत है। जब रेस्पिरेशन की हम लोग बात करते हैं, मैंने अभी कहा कि क्या पूरा इंटायर बॉडी से खाएंगे क्या, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास मुंह एक सिस्टम है। अब देखो, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम लोग नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, अंदर जाकर फिर और भी ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, अमीबा की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो क्या बैक्टीरिया का नाक होता है क्या जी, वायरस का नहीं ना होता है। चलो, तो ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, इनका पूरा इंटायर सरफेस जो है, इंटायर सरफेस ही रेस्पिरेशन करता है, इस पे ही पोर्स होते हैं, इस पोर्स के जरिए क्या होता है, ये रेस्पायर करता है, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है। अब यही कारण है कि चूंकि इनका पूरा बॉडी जो है, पूरे बॉडी पे ये होल्स होंगे और यहाँ से ऑक्सीजन जो है अंदर जा सकता है, जैसे इसको ऑक्सीजन को जगह मिलेगा इसके अंदर ये चला जाएगा, क्योंकि इसको बहुत कम अमाउंट में चाहिए भी। तो मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे देखो, गैस या फिर लिक्विड, दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लूइड। तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। एक टर्म्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन किसको कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। तो क्या है कि बाहर में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है और इसके बॉडी में कम है, ऑक्सीजन से इधर से इधर डायरेक्टली चल जाएगा इसके बॉडी में। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी पे ऑक्सीजन को रिसीव करने के लिए पोर्स नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन लेने के लिए एक सिस्टम हमारे पास है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब नेक्स्ट जो हमारे पास बच गया क्या, अच्छा, ये सारा चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इसी को हम लोग मेंटेनेंस प्रोसेस भी कहते हैं, यहाँ हाईलाइट मैंने कर रखा है। अब देखो, लाइफ प्रोसेस की बात करें तो क्या है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब मेंटेनेंस जॉब वही, अगर शरीर का मेंटेनेंस मतलब क्या है, डैमेज को भी रिपेयर करना है, कट गया उसको रिपेयर करना है, सेल जो मर रहा है उसको रिपेयर, सेल डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करना है, साथ ही साथ बॉडी को ग्रो करना है, ये भी मेंटेनेंस प्रोसेस में है। तो बॉडी ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरी होगा, हमें खाना ज़रूरी होगा, और खाना केवल खा लेने से नहीं होगा, बल्कि उसको डाइजेस्ट भी करना होगा, फिर उसको एनर्जी में भी परफॉर्म चेंज करना होगा। तो इन सब चीज़ के लिए हमें क्या, एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमारे पास आता कहाँ से है, तो फूड को हम लोग जो तोड़ते हैं, ठीक है, फूड जो हमारे शरीर के अंदर में जाता है तो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है उसका मॉलिक्यूल्स, तो उससे एनर्जी रिलीज होता है ना। तो ब्रेक डाउन होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हमारे शरीर के अंदर में, बॉडी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, और इस रिएक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, किसके लिए खाते हैं, सारा खाना हम लोग किस लिए खाते हैं, वो सारा होता है एनर्जी के लिए, क्योंकि हर एक सेल में एनर्जी हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो कोई भी फूड जब हम लोग इनटेक करते हैं तो ये जाकर क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंस में ये टूटता है, ग्लूकोज के फॉर्म में लास्ट में टूटता है और एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो एक रिएक्शन के जरिए ऐसा होता है। कैसे हो पाता है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं,
तो खाना में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, वो सारा केमिकल एनर्जी ब्रेक डाउन होता है केमिकल रिएक्शन से। तो किस तरह का ये रिएक्शन होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस होता है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आपने ये भी केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, क्या क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो इस दो तरह का केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है। किस लिए होता है, खाना को पचाने के लिए, यानी जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, लोअर लेवल तक उसको तोड़ कर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमें एनर्जी मिल पाता है। क्लियर। तो ये सारा क्या कहलाएगा, इन सब चीज़ के लिए क्या होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि ऑक्सीजन से हम, और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रिएक्शन के लिए। तो ऑक्सीजन कर लेना है यानी कि रेस्पिरेशन, ठीक है। खाना खाना यानी कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सारा क्या लाइफ प्रोसेस होगा, ठीक है, क्योंकि सब क्या पार्ट ऑफ मेंटेनेंस जॉब है। तो इसलिए लिखता है क्या, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या जानना है, देखो लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी पे जो लाइफ है, अर्थ पे जो है लाइफ क्या है, सारा कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। क्यों, क्योंकि हम लोग कहते हैं क्या, कार्बनिक कंपाउंड आपने सुना होगा, या ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी को कहते हैं, ऑर्गेन से बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो जो भी लिविंग थिंग है सबके बॉडी में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। यानी कि अर्थ पे जो है लाइफ जो है सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। और इसलिए हम जो भी फूड मटेरियल हमारे पास है वो भी क्या, कार्बन बेस्ड ही होता है, ठीक है। चलिए, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy। देखो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, need of uniform source of energy for body। ऐसा क्यों, अब यूनिफॉर्म सोर्स की मतलब क्या है कि हमारा बॉडी जो है वो सारा यूनिफॉर्मली बना हुआ स्ट्रक्चर, क्योंकि सारा कुछ किस चीज़ से बना है, सेल से बना है। और सारा सेल अगर माइक्रो लेवल पे हम लोग देखें तो एक जैसा ही होता है, सारा का मैकेनिज्म एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि एक जैसा पूरे बॉडी को चाहिए, ऐसा नहीं कि पेट में ज़्यादा दे दे, आँख में कम दे दे, हाथ में कम दे दे, पैर में ज़्यादा दे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, यूनिफॉर्म ही सब जगह होगा, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इसलिए कि ताकि यूनिफॉर्म जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में सबको ग्रो होने का मौका मिलता रहे, सबको ईजिली ग्रो कर सके, ठीक है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स मतलब वही हमने अभी जो बताया आपको, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही क्यों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने अभी पढ़ा क्या, क्योंकि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो है पृथ्वी पे ज़्यादा है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी कार्बन बेस्ड है, और उसको ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग तो जो फॉर्म होके आएगा उसके लिए हमें जो रिएक्शंस होता है वो सारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ही होता है। डिफ्यूजन को अभी हमने ऊपर में पढ़ा ही दिया। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। देखिए और क्या है यहाँ पे, सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन की ही बात कह रहा है। देखिए द आउटसाइड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular need is what we call respiration. Respiration को हमने अभी ऊपर पढ़ा, वही बता रहा है। रेस्पिरेशन क्या बता रहा है कि जो यूनिफॉर्म हमें चाहिए बॉडी में, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कहाँ से मिलेगा, तो रिएक्शन से मिलेगा। और इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस होता है, दैट वी कुड से व्हाट, जस्ट अ मिनट लेट मी चेंज द कलर, हाँ क्या कह सकते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट, ठीक है, एंड यूजिंग इट, इसको यूज करना, केवल ऑक्सीजन लेना ही नहीं बल्कि इसको यूज करना, यही क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है क्या, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको मोटे तौर पे हम लोग समझ गए, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट इज नोन एज रेस्पिरेशन। चलिए
When chemical reactions use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts therefore needed to be removed from the body, called excretion. अब देखो फिर यहाँ पे क्या करें कि रेस्पिरेशन तो हमें चाहिए, ये लाइफ प्रोसेस को एक्चुअली कनेक्ट किया जा रहा है कि रेस्पिरेशन हमें चाहिए किस चीज़ के लिए, तो एनर्जी के लिए। और हमें क्या चाहिए एनर्जी के लिए, तो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन होगा यानी कि खाना खाएंगे तभी तो सब कुछ मिलेगा। और न केवल न्यूट्रिशन बल्कि न्यूट्रिशन में ही आपका क्या क्या हो जाएगा, आपका डाइजेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और क्या इंक्लूड हो जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल सेल में बनेगा उसको क्या करना होगा, हमें एक्सक्रीट करना होगा, एक्सक्रीशन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यही बताया जा रहा है कि बाई प्रोडक्ट्स, जब सेल के अंदर में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि न केवल यूजलेस होते हैं बल्कि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। तो उसको क्या करना होता है, हमें बॉडी से थ्रू आउट करना होगा। उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को ही कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये दोनों ही न्यूट्रिशन का पार्ट होता है, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ है, क्या इन क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर पाते हैं, ये हमें देखना होगा। Why is diffusion insufficient to meet oxygen requirements of multicellular organism like humans? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका बॉडी छोटा होता है, इनकी इंटायर बॉडी पे होल होता है और इसके जरिए क्या होता है कि हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के प्रोसेस पे, डिफ्यूजन के प्रोसेस पे ऑक्सीजन जो है इनके बॉडी में जा सकता है और रेस्पायर ये कर सकते हैं। क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट जो है एनर्जी का बहुत कम है, इसलिए कम में ही काम चल जाएगा। लेकिन हमारा बॉडी जो है बहुत बड़ा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में अगर देखें तो हमारा बॉडी क्या होगा, बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में अगर देखें तो हमारा बॉडी जो है बहुत ही बड़ा होगा, होता है ना, बहुत बड़ा। ठीक है, हमारा बॉडी क्या है, बहुत बड़ा है। तो और पूरे बॉडी से हम लोग ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से नहीं ले सकते, क्योंकि इसके लिए हमारे बॉडी में बना हुआ है क्या, एक सिस्टम बना हुआ है जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। हम लोग नाक से ही केवल सांस ले सकते हैं, ठीक है, आँख से नहीं ले सकते, स्किन से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा स्किन उस तरह से डिजाइन नहीं है। इसका रीज़न ये है, रीज़न ये है कि जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी हमारे बॉडी में, चूँकि हमारा बॉडी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से उतना सप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए वेल डेवलप्ड ऑर्गन हमारे पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो 3 प्रोसेस हमने देखा, लाइव प्रोसेस अगर उसमें है तो अलाइव कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी। आउटसाइड रॉ मटेरियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो ऑक्सीजन होता है और दूसरा फूड होता है। तो फूड को हम लोग कह सकते हैं कार्बन बेस्ड कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड। तो ये सारे ही क्वेश्चन के आंसर हम लोग कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्या है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस ज़रूरी है। तो तीनों ही ज़रूरी है, क्या क्या, रेस्पिरेशन और आपका न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। चलिए, तो अब क्या है कि इन चीज़ों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते। मेनली हमारे पास 3 लाइफ प्रोसेस ओवरऑल निकल के आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, तो एक आपका न्यूट्रिशन आ रहा है, एक आपका रेस्पिरेशन आ रहा है और एक आपका रिप्रोडक्शन आ रहा है। तो इन तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन। तो देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है ना। तो न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये भी 3 प्रोसेस में। ठीक है, 3 फेज में न्यूट्रिशन का क्या होगा, 3 फेज होगा। देखो न्यूट्रिशन का 3 फेज क्या क्या हो जाएगा, पहले इसे क्लियर कर लूँ मैं। देखो न्यूट्रिशन का 3 फेज हो जाएगा। एक फेज क्या कहलाता है, इंजेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका डाइजेशन और तीसरा जो हो जाएगा एक्सक्रीशन। ठीक है,
अब देखो तीनों को हम लोग समझ सकते हैं। इंजेशन, नाम से ही पता चल रहा है, इंजेशन मतलब बॉडी के अंदर लेना, क्या, खाना, यानी कि खाना। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स इज नोन एज व्हाट, इंजेशन। फिर डाइजेशन तो हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे ही उसको, यानी कि जो भी इनटेक किया हुआ है, यानी कि जो भी इनटेक किया हुआ फूड मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करना और उससे एनर्जी रिलीज करना, स्टोर करना, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। और जो बाई प्रोडक्ट्स बना है और यूजलेस है, हार्मफुल है, उसे शरीर से बाहर कर देना, दैट इज नोन एज व्हाट, एक्सक्रीशन। तो ये तीनों प्रोसेस मिलकर क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस विच इंक्लूड्स इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ द फूड एज वेल एज एक्सक्रीशन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। देखो तोड़ के याद नहीं करना, आप इसको बस समझ सकते हैं। न्यूट्रिशन किसे करें, तो हम लोगों ने अभी बार बार पढ़ रहे हैं कि एक लाइफ प्रोसेस होता है एक तरह का, तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या डिफाइन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस। जस्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। जस्ट मिनट, माइक ले आता हूँ मैं। हाँ, मैंने क्या होता है कि न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आप लिख लीजिए, न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस विच इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा, विच इंक्लूड्स इंजेशन, डाइजेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब क्या है हमारे पास, इंजेशन, डाइजेशन और एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन, इसको एक्सक्रीशन को ही क्या कहते हैं, एसिमिलेशन भी कहते हैं। इंजेशन और डाइजेशन मैंने आपको समझा दिया कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग फूड टू रिलीज एनर्जी एंड स्टोर द एनर्जी इज नोन एज व्हाट, डाइजेशन। और एसिमिलेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ throwing out the waste materials or the byproducts of our body is known as assimilation। अब देखो, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। तो देखो जो सिंपल फूड मटेरियल होगा और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, इसमें अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल फूड मटेरियल क्या होता है कि इसको डायरेक्टली बॉडी में लिया जा सकता है न्यूट्रिशन के लिए, और कॉम्प्लेक्स क्या आता है, मतलब जैसे जिस फॉर्म में लिया उसको वैसे ही यूज कर लिया, समझना। डायरेक्टली उसको लेकर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते, डायरेक्टली उसको इन्वायरमेंट से ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ये होता है आपका सिंपल फूड मटेरियल। और कॉम्प्लेक्स मतलब कि वो डायरेक्ट हम इन्वायरमेंट से उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है। तो पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सही है। तो क्या पेड़ पौधे, अच्छा ऑक्सीजन हम लोग किस लिए लेते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। और रेस्पिरेशन से क्या करते हैं, अंदर में हमारा जो है फिर वही एनर्जी रिलीज का काम आता है। तो क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन लिया और डायरेक्ट उससे एनर्जी आ गया, तो नहीं। तो ऑक्सीजन जो है हमारा फूड मटेरियल नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन हम लेते तो हैं लेकिन ये हमारा फूड मटेरियल नहीं है। फूड मटेरियल तो कुछ और है, जैसे हम लोग सब्जी है, वेजिटेबल्स है, क्रॉप्स है, जो भी ये सब खाते हैं वो हमारा फूड मटेरियल है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए फूड मटेरियल तो नहीं है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ पौधे के लिए क्या है, CO2 डायरेक्ट फूड मटेरियल है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली CO2 जो है इन्वायरमेंट से लेते हैं और डायरेक्ट इससे एनर्जी वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का मतलब वही हुआ कि जो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट बॉडी के अंदर लिया जा सकता है, जैसे कि CO2 बाय द प्लांट्स, नॉट बाय अस बट बाय द प्लांट्स। तो वो क्या कहलाएगा, CO2 जो है वो सिंपल फूड मटेरियल कहलाएगा। इसके अलावा वाटर कह सकते हैं हम लोग, H2O, ये भी सिंपल फूड मटेरियल है। तो देखो इसको तो पेड़ पौधे भी डायरेक्ट एनर्जी के लिए लेते हैं और हम लोग भी डायरेक्ट एनर्जी के लिए लेते हैं, है ना। तो CO2 हो गया, H2O, ये क्या है, सिंपल फूड मटेरियल है। लेकिन हम लोग
इसके अलावा जो भी खाना खाते जो भी एडिबल्स है वो सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे है द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। देखो न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें, खाना की बात करें, यहाँ पे देखो टॉपिक जो है हमारा क्या है, हाउ डू लिविंग थिंग गेट्स देयर फूड। लिविंग थिंग जो है फूड कैसे लेते हैं, तो डिफरेंट मोड होता है। ओवरऑल सबको फूड चाहिए, एक ही बात है कि सबको खाना चाहिए, लेकिन खाने का तरीका सबका अलग अलग है। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल एंड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। देखो तो सिंपल फूड मटेरियल को ही जो हम लोग बात करें कि CO2 है या H2 है, क्या सिंपल है और इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ये नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक होता है और इसको डायरेक्ट जो है पेड़ पौधे लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यहाँ भी है पढ़ना। ऑटोट्रॉप्स देखो नाम से ही पता चल रहा, ऑटो मतलब जो खुद से होता है उसे ऑटो बोलते हैं, है ना, ऑटोमेटिक बोलते हैं, ऑटोनोमस बोलते हैं। तो ऑटो मतलब जो खुद से होता है उसी को ऑटो कहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ऑटोट्रॉप्स यानी कि सिंपल फूड मटेरियल जो होता है ऑटोट्रॉप्स के द्वारा यूज किया जाता है ना, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद बनाने कहने का मतलब क्या कि डायरेक्ट जो CO2 है डायरेक्ट उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपल फूड मटेरियल कहलाएगा। तो सिंपल फूड मटेरियल किसके द्वारा यूज किया जाता है, ऑटोट्रॉप्स के द्वारा। ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आ जाएंगे, तो कुछ बैक्टीरिया और सारे प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the keep up and growth of the body. यानी कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हम जो भी खाना खाते हैं वो डायरेक्ट नहीं यूज किया जा सकता, बल्कि उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या ज़रूरत होता है कि बहुत सारा रिएक्शन करना होता है, और उस रिएक्शन को जो कह सकते हैं इंस्पायर करता है उसे क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। वही क्या होता है, एंजाइम होता है ना, बायो कैटलिस्ट। क्या टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज व्हाट, बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। दस द हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। यानी कि बायो कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। बायो कैटलिस्ट में क्या क्या आ जाएगा, सारा एंजाइम आ जाता है। तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं उस पर एंजाइम्स अपना काम करते हैं, फिर एंजाइम्स के कारण ही रिएक्शन हो पाता है, उसका डाइजेशन हो पाता है, एनर्जी रिलीज हो पाता है, एनर्जी स्टोर हो पाता है, और फाइनली हमारा बॉडी जो है वो ग्रो हो पाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब क्या, जो ऑटोट्रॉप्स बनाकर हमें देते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, जैसे कि फ्रूट्स हो गया। जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो क्या है, हम लोग खुद से प्रिपेयर तो करते नहीं, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। देखिए यहाँ भी स्पष्ट लिखा हुआ, द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो भी मटेरियल है टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है, और क्या ज़रूरी होता है, वाटर ज़रूरी होता है, और क्या ज़रूरी होता है, तो सनलाइट ज़रूरी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वाटर के लिए। एनीवे चलिए हम लोग यहाँ सिंपल और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल देख लिए थे। बायो कैटलिस्ट समझ गए क्या होता है। ठीक है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या, ऑटो से नाम से पता चल गया, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच the food is prepared itself by the organism, or heterotropic means that type of nutrition in which the food is not prepared by the organism but is dependent upon autotrophics for their food is known as heterotropic nutrition. photosynthesis हम लोग क्या कह सकते हैं, सबको पता है photosynthesis is a process by which plants prepare food with the help of intake of CO2 and water and converting it into the ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब देखिए
यहाँ पे कुछ और हमें जानने की ज़रूरत है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च आर नॉट यूज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो फूड के द्वारा फूड कह रहे हैं प्लांट्स के द्वारा होता है यूज, है ना, जो नहीं यूज हो पाता है, जो यूज हो गया वो तो यूज हो गया, जो नहीं यूज हो पाता उसको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें, ट्रीज की अगर बात करें, ठीक है, तो ट्रीज में भी क्या होगा, यहाँ से सनलाइट आया, इधर से वाटर गया और यहाँ से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यानी कि डायरेक्ट फूड मटेरियल इसको मिल गया। इससे क्या करेगा, अपना फूड बनाएगा अंदर में। ठीक है, अब फूड तो बन गया, अब जितना जो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में बनेगा, ये सब क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, कार्बोहाइड्रेट तो बन गया, तो कुछ जो है ये यूज हो जाएगा, इसका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगा। उस एनर्जी को किस चीज़ में यूज करेगा, तो अपना रेस्पिरेशन के लिए, अपना खाना को पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए, यानी कि अपना नीड के लिए यूज कर लेगा। और जो बचा हुआ रह गया, जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में रह जाएगा, उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है प्लांट्स। ठीक है, स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट जो होगा वही क्या होगा, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, जो कि यूज नहीं हो पाया। यूज क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को मॉलिक्यूल्स में तोड़कर उससे एनर्जी रिलीज करके उस एनर्जी को यूज किया जाता है लाइफ प्रोसेस के लिए प्लांट्स के द्वारा। और जो बच गया कार्बोहाइड्रेट उसको किस फॉर्म में वो सेव कर लेगा, तो स्टार्च के फॉर्म में। और यही स्टार्च के फॉर्म में जब रहता है तो बहुत तरह का वो वेजिटेबल्स फूड वगैरह वो क्रिएट करता है, जिसको कि हम लोग फिर बाद में यूज करते हैं। इसके अलावा ये अपने डिफरेंट नीड के लिए भी यूज करता है इसको, स्टार्च को बाद में। ठीक है, तो प्लांट्स के बॉडी में जो अनयूज्ड फूड रह गया, ठीक है, या अनयूज्ड एनर्जी रह गया, वो किस फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में है। ठीक है, वही चीज़ अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन, याद रखेंगे आप, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, देखो, द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि एनर्जी जो है हम लोगों में, यानी कि ह्यूमन बींग्स में किस फॉर्म में होता है, यानी कि एनिमल्स में कह सकते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, जबकि प्लांट्स में यह स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को एनिमल्स के बॉडी में और स्टार्च को प्लांट्स के बॉडी में ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर लेवल पे, उससे एनर्जी रिलीज होता है और जो उस समय की हमारी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की वो पूरी हो पाती है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ये खुद से ऐसा होता है, इसलिए इसको लिखा गया। देखिए, ये आपका एक देख सकते हैं रिएक्शन दिया हुआ है, क्या केमिकल रिएक्शन आपका बनाया गया है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O वाटर जो मिलता है प्लांट्स को। ये क्या करता है, सनलाइट की मदद से, देखो सनलाइट चाहिए किस लिए, एनर्जी के लिए, क्योंकि अभी प्लांट्स को क्या करना है, खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, सनलाइट से। और इस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए इसके पास एक चीज़ होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का क्या काम होता है, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट कह सकते हैं, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट्स स्पेशली टू एब्जॉर्ब सनलाइट। ठीक है, एंड कन्वर्ट एंड यूज इट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, क्या करता है कि ये क्लोरोफिल जो होता है वही सनलाइट को ट्रैप करता है और उसकी एनर्जी को यूज करता है, किस चीज़ के लिए, तो CO2 और H2O को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो CO2 जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि CO2 और H2O दोनों सिंपल फूड मटेरियल है, इसको पौधे जो हैं, प्लांट्स जो है डायरेक्ट इनटेक करते हैं, डायरेक्ट अपने बॉडी में इनटेक किया इन्होंने ने, और क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, तो ग्लूकोज में, C6H12 और O6। इसके अलावा क्या होता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन भी बनता है और क्या बनता है, H2O वाटर भी बनता है, यानी कि पौधे जो है इतना सारा चीज़ बनाते हैं। तो मेनली ये क्या हो गया, ग्लूकोज, यही जब स्टोर करके रखते हैं तो स्टार्च के फॉर्म में चला जाएगा और फिर हम लोग उसको खाने के तौर पे यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस हो गया आपका फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें। अब देखिए यहाँ पे क्या, डिजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड
prepare an intermediate which is enacted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। क्या कह रहा है कि डे टाइम में जो डेजर्ट प्लांट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट जो है दिन में अपना खाना ना बनाकर रात में बनाता है, इसलिए कि दिन में जो है अगर ऐसा प्रोसेस होगा यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या हो जाएगा, H2O वाटर जो है वो बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट्स में वहाँ वाटर की कमी होती है, स्कार्सिटी होती है, टेम्परेचर हाई होता है ना, तो वाटर लॉस ज़्यादा होता है। इसलिए क्या करता है कि अभी दिन में जो भी एनर्जी मिला उसको ट्रैप करके क्लोरोफिल की मदद से वो ट्रैप करके रख लेता है सनलाइट का एनर्जी को, और रात में उसको यूटिलाइज करके उस समय वो अपना फूड प्रिपेयर करता है ताकि ज़्यादा वाटर लॉस उस समय उसको ना हो सके, क्योंकि फूड प्रिपरेशन में क्या होता है H2O भी बनता है, तो वो H2O क्या हो, ज़्यादा वेस्ट ना हो, वेपराइज ना हो जाए, बल्कि बॉडी में यूज हो जाए, इसके लिए क्या करता है वो नाइट में यूज करता है इसको, ठीक है। चलिए, तो प्लांट्स पे अब हम लोग बात करते हैं क्या, स्टोमाटा, पहले ऊपर देख ले, सब पढ़ लिए थे ना सारा चीज़, हाँ सब कुछ हो गया था। देखो स्टोमाटा क्या होता है, तो प्लांट्स पे अभी हमने देखा कि डायरेक्ट जो है वो CO2 ले सकता है, तो CO2 कहाँ से लेगा, CO2 ये लेगा कहाँ से, इन्वायरमेंट से लेगा, तो लेने के लिए कोई होल्स चाहिए ना, तो ये जो पोर्स होता है, होल्स होता है ऑन लीव्स, दिस इज नोन एज स्टोमाटा, ठीक है। तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं स्टोमाटा का, स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स अवेलेबल और प्रेजेंट ऑन, कह सकते हैं प्रेजेंट स्टोमाटा आर द टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ एंड रूट्स एंड, देखो लीफ, रूट, स्टेम सब जगह होता है स्टोमाटा, ध्यान रखेंगे इसको, फॉर इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए, दोनों ही काम के लिए जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, चलो इधर देखो पिक्चर दिखाता हूँ, ये है गार्ड सेल्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है गार्ड, ये गार्ड, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, स्टोमाटा को। जब इसमें वाटर इन कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है इसमें वाटर का मात्रा, तो ये फैल जाता है और इसका पोर जो है वो ओपन हो जाता है, और इसके ज़रिए जो है क्या हो पाता है, स्टोमाटा जब ओपन होता है तो जो भी गैसियस एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का वो यहीं से हो पाता है, और जब इसमें पानी निकल जाता है, ये श्रिंक कर जाता है, तो ये बंद हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। तो स्टोमाटा आपने जान लिया, गार्ड सेल जान लिया, क्लोरोफिल जान लिया, क्लोरोप्लास्ट जान लिया, क्लियर है। अब देखो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है, ध्यान देना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है, क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ऑर्गेनल का मतलब होता है कि एक ऑर्गेन है किसका, सेल का, जबकि क्लोरोफिल क्या है, एक मटेरियल है विच इज कंटेन्ड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो चीज़ होता है उसी को क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि अब जो है हमारा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक लगभग कंप्लीट हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट जो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग कह सकते हैं। तो अब जो हमें पढ़ना है क्या, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये किस में आएगा, इसी में हम लोग ह्यूमन बींग का भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्या, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, ऐसे ही पढ़ाई के लिए मिलते हैं फिर से, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो बिल्कुल कर दें। ओके, बाय बाय।